अनिका ने जब अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लैपटॉप स्क्रीन पर पैराडाइज इंटरनेशनल की सीसीटीवी फुटेज नजर आ रही थी, मगर उस एक दिन की सीसीटीवी फुटेज अनिका को नजर नहीं आ रही थी जब रोहित और सनी के बीच कुछ हुआ था और जिसके बाद सनी के साथ वो बहुत बड़ा हादसा हुआ था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कुछ देर तक दिमाग लगाया, तभी अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। कहीं किसी ने उस सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर तो नहीं डिलीट कर दिया था, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज अनिका को दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही ये बात अनिका के दिमाग में आई, अनिका सोच में पड़ गई। अनिका के लिए ये बात बहुत बड़ी थी। अनिका को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसने लैपटॉप स्क्रीन पर बार बार देखा, पर उसे वो सीसीटीवी फुटेज नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज को किसी ने पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम से ही डिलीट कर दिया था। अनिका पूरी तरह से परेशान हो गई। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। अनिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अनिका ने पैराडाइज इंटरनेशनल के सिक्योरिटी सिस्टम को इसलिए हैक किया था ताकि वो अपने आप को टेस्ट कर सके कि उसने हैकिंग की दुनिया के बारे में कितना सीखा है। पर कहीं ना कहीं वो ये भी जानना चाहती थी कि उस दिन सनी और रोहित के बीच क्या हुआ था। लेकिन अब जब अनिका को ये पता चल चुका था कि उस दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट थी, तब अब अनिका को मन ही मन ज्यादा शक होने लगा कि उस दिन कुछ तो बड़ा हुआ था। अब उसे रोहित की शक्ल अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी थी, मगर इस वक्त अनिका को रोहित की शक्ल बेहद ही डरावनी नजर आ रही थी। रोहित की आंखें चमकीली नजर आ रही थी, उसके एक्सप्रेशन डेविल के जैसे थे। अनिका को अपनी आंखों के सामने रोहित का डरावना चेहरा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित कोई इंसान ना होकर कोई शैतान हो। अनिका एक पल के लिए घबरा गई, उसकी रूह कांप उठी। अनिका अभी रोहित के बारे में ये सब सोच ही रही थी, इतने में उसके दिल से एक आवाज आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि रोहित को भी इस बारे में ना पता हो, उसे भी उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में कोई खबर ना हो। अनिका ने जैसे ही अपने दिल की आवाज सुनी, उसके मन ने तुरंत इसका विरोध किया और अनिका मन ही मन यही सोचने लगी कि रोहित के अलावा और सीसीटीवी फुटेज कौन डिलीट कर सकता है, क्योंकि इससे किसी को क्या मतलब, क्योंकि उस दिन रोहित और सनी ही टेरेस पर थे। उन दोनों के अलावा वहां पर कोई मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि रोहित के सिक्योरिटी का एक आदमी भी उन दोनों के आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। और अब उन दोनों में से सनी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था और बचा था तो बस रोहित। तो ये काम रोहित के अलावा कौन कर सकता था? ये बात अनिका के दिलो दिमाग में घूमने लगी। अनिका को अब रोहित पर शक होने लगा था। हालांकि अनिका को रोहित पर पहले से ही शक था। उसे हर वक्त यही लगता था कि रोहित जो सबके सामने है वो रोहित असली नहीं है, बल्कि रोहित के इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा है जो रोहित दुनिया से छुपा कर रखता है। और अब अनिका को धीरे धीरे कुछ ऐसे सबूत रोहित के खिलाफ मिलने लगे थे कि अनिका का ये शक यकीन में बदलता जा रहा था। उसे अब यही लग रहा था कि श्रेया ने, सागर सान्याल ने रोहित के बारे में जो कुछ भी कहा था वो कहीं ना कहीं सच था। अब अनिका को यही लग रहा था कि उसका रोहित के साथ रहना ठीक भी है या नहीं, क्योंकि अनिका को नहीं पता था कि रोहित सही आदमी है या नहीं। साथ ही साथ उसे बच्चों की भी फिक्र होने लगी थी। अनिका रोहित को नॉर्मल तरीके से इमेजिन कर ही नहीं पा रही थी। जब भी वो आंखें बंद करती, रोहित का वो डेविल वाला चेहरा अनिका की आंखों के सामने आ जाता और अनिका की आंखें अचानक से ही खुल जाती। अनिका ने कैफे के अंदर बैठे बैठे ही 2-3 बार अपनी आंखें बंद करके रोहित के नॉर्मल वाले चेहरे को इमेजिन करने की कोशिश की थी, पर अनिका के साथ उल्टा ही हो रहा था। इसलिए अब अनिका के हाथ पांव कांपने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इस वक्त अनिका किसी से बात करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी इस परेशानी को किसी के साथ शेयर करे, मगर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करे। एक पल के लिए अनिका को ये ख्याल आया कि वो विकी से बात करके देखे, मगर अनिका को कुछ अजीब लगा। उसने मन ही मन यही सोचा कि अपने पति के बारे में किसी तीसरे से इस तरह से बातें करना ठीक नहीं होगा। अनिका ये भी जानती थी कि कहीं ना कहीं विकी उसे पसंद करता था और अनिका को अब भी ये शक था कि आज भी विकी के दिल में अनिका के लिए फीलिंग्स थी। इसलिए अनिका कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पर अब अनिका के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो अपनी इस परेशानी को किसके साथ साझा करे। तभी अचानक से श्रेया का ख्याल अनिका के मन में आया। अनिका श्रेया को फोन करने ही वाली थी, इतने में उसे करण गुलेरिया की बात याद आई। करण गुलेरिया ने अनिका को कहा था कि श्रेया की दिमागी हालत धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है। ये ख्याल आने के तुरंत बाद ही अनिका ने अपना फोन वापस टेबल पर रख दिया। अनिका ने खुद से कहा, ये सही वक्त नहीं है श्रेया से बात करने का, वो पहले से ही परेशान होगी। मैं उसे ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती, और अगर उसने ये सब सुना तो पक्का वो रोहित को ही गुनहगार समझेगी, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि रोहित ने ही आकाश को मरवाया है। अनिका ये बातें खुद से कह रही थी, मगर सामने सीनियर मैनेजर खड़ा था। वो अनिका को परेशानी में देख हैरान हो गया। उसने जूनियर मैनेजर की तरफ इशारा किया। तभी जूनियर मैनेजर ने भी इशारों में ही सीनियर मैनेजर से कुछ कहा। थोड़ी देर कुछ विचार करने के बाद सीनियर मैनेजर से रहा नहीं गया। वो चलते हुए अनिका के पास आया और उसने अनिका से पूछा, मैम आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हमसे कोई गलती हुई या कॉफी ठीक नहीं बनी है? इतना कहने के बाद सीनियर मैनेजर वहीं खड़ा रह गया और अनिका के जवाब का इंतजार करने लगा। 2 मिनट तक सीनियर मैनेजर वहीं खड़ा रहा, पर अनिका ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अनिका अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। उसके मन में इस वक्त सवालों का तूफान उठा हुआ था, मगर इन सबसे अनजान सीनियर मैनेजर को यही लग रहा था कि अनिका कहीं उससे गुस्सा तो नहीं हो गई, क्योंकि अनिका ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। इस बात का ध्यान सीनियर मैनेजर रखे। सीनियर मैनेजर ने दोबारा अनिका से कहा, मैम आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आप मुझे बता सकते हैं? मगर इस बार भी अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सीनियर मैनेजर ने टेबल पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहा, मैम। सीनियर मैनेजर के टेबल पर हाथ रखते ही अनिका अचानक से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। वो हड़बड़ा सी गई। तभी उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने सीनियर मैनेजर खड़ा था। सीनियर मैनेजर को देखते ही अनिका ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, क्या हुआ तुम यहाँ? तभी सीनियर मैनेजर ने नरम आवाज में कहा, मैम मुझे लगा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कॉफी सही नहीं बनी है? मैं दूसरी बनवा कर ला दूं?
अनिका ने अचानक कॉफी की तरफ देखा जो ठंडी हो चुकी थी। तभी अनिका को ख्याल आया कि सीनियर मैनेजर उसके चेहरे पर आई परेशानी के भाव देखकर यहाँ आया है। अनिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं, कॉफी अच्छी है, तुम जा सकते हो, मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। सीनियर मैनेजर अनिका की ये बात सुनकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अनिका अब सोचने लगी कि वो क्या करे। अनिका सोच ही रही थी, इतने में उसे करण गुलेरिया का फोन आया। उसने जैसे ही फोन उठाया, करण गुलेरिया का नंबर देखकर अनिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कहीं ना कहीं अनिका को इस वक्त किसी की जरूरत थी और उसकी इस हालत में करण गुलेरिया यानी अनिका के पापा ने उसे ठीक वक्त पर कॉल कर दिया था। अपने पापा का कॉल देखकर अनिका ने झट से कॉल रिसीव किया और एक्साइटेड होते हुए कहा, हेलो पापा। अनिका ने जिस उत्साह से करण गुलेरिया को पापा कहा था, फोन की दूसरी तरफ मौजूद करण गुलेरिया को ये एहसास हो गया कि आज उसकी बेटी ने दिल से उसे पापा कहा है। अनिका की आवाज सुनते ही करण गुलेरिया ने भी खुशी से कहा, क्या हुआ बेटा? करण गुलेरिया की आवाज सुन अनिका ने जवाब दिया, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था, मैं अभी आपको ही कॉल करने के बारे में सोच रही थी। जैसे ही करण गुलेरिया ने ये सुना, करण ने तुरंत जवाब दिया, कहो क्या बात है, मैंने जो वकील भिजवाया था क्या वो? करण गुलेरिया आगे कहते कि अनिका ने कहा, नहीं पापा वो सही है, विकी अपना काम कर रहा है, मुझे कुछ और कहना था। करण गुलेरिया ने अनिका की इस बात के पीछे का भाव समझ लिया। करण गुलेरिया को समझ में आ गया था कि अनिका कुछ पर्सनल बात उनसे शेयर करना चाहती थी। इसलिए करण गुलेरिया ने एक गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज में अनिका से कहा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। अनिका ने जब ये सुना तो उसे थोड़ी हिम्मत मिली और उसे लगा कि कोई है जो उसकी बात सुनने को तैयार है और वो बेझिझक होकर अपनी बात किसी से भी कह सकती है। अनिका ने कहना शुरू किया, पापा आप मुझे बता सकते हैं कि रोहित किस तरह का आदमी है? जैसे ही करण गुलेरिया ने ये सवाल सुना वो चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अनिका ने ऐसा सवाल क्यों पूछा था। अनिका का सवाल सुनने के बाद करण गुलेरिया सोच में चले गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अनिका ने आज इतने दिनों बाद उनसे ये सवाल क्यों किया था। करण गुलेरिया चुप थे। तभी अनिका ने फोन के इस पार से कहा, पापा आप सुन रहे हैं? करण गुलेरिया ने कहा, हाँ बेटा सुन रहा हूँ। करण गुलेरिया ने ये कह तो दिया था मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को क्या जवाब दें। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से पूछा, ये तुम कैसा सवाल पूछ रही हो रोहित के बारे में? तभी अनिका ने कहा, बताइए ना पापा, रोहित किस तरह का आदमी है? आज मेरे मन में ये सवाल आया इसलिए सोचा आपसे पूछ लूं। इस सवाल को सुनने के बाद करण गुलेरिया ने एक गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, देखो अनिका बेटा, रोहित के बारे में तुम जहां भी देखो लोग तारीफ ही करते हैं। वो एक अच्छा बाप है, एक अच्छा बेटा है, एक अच्छा पति है, वो परफेक्ट है, ये बात हर कोई जानता है। पर वो निजी जीवन में कैसा है ये मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मुझसे बेहतर तो तुम रोहित को जानती हो, क्योंकि तुम लोग एक साथ रहते हो, एक साथ कमरे में उठना बैठना है। तो इस सवाल को तुम मुझसे पूछ रही हो, ये तुम खुद से पूछो और तुम्हारा दिल जो कहता है उसकी सुनो। मुझे नहीं पता कि तुमने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि रोहित को लेकर हमेशा से ही मेरा जवाब यही रहा है कि रोहित इज अ परफेक्ट मैन। मगर हाँ, कभी कभी कोई ऐसा भी होता है जिसमें परफेक्ट होने के बाद भी कुछ कमियां होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने उन्हीं कमियों को रोहित में देख लिया होगा जिसकी वजह से तुम्हें आज ये सवाल मुझसे करना पड़ रहा है, और इसलिए तुमने रोहित के कैरेक्टर पर सवाल उठाया। जैसे ही करण गुलेरिया ने कैरेक्टर शब्द कहा, अनिका ने तुरंत अपने पापा को रोकते हुए कहा, नहीं पापा, मैं रोहित के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ कि रोहित कैसा है। क्या वो जैसा बाहर से दिखता है अंदर से भी वैसा ही है, या फिर ये जो रोहित है इसके चेहरे के पीछे भी और कोई चेहरा है? और आपने सही कहा, मैं रोहित के साथ रहती हूँ, उठना बैठना सब साथ है, पर मेरे लिए मुश्किल और भी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मुझे पहले का कुछ याद भी नहीं। अगर मुझे सब कुछ याद होता तो मैं आज इस तरह कंफ्यूजन में नहीं होती और मैंने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होता। कौन सा फैसला? करण गुलेरिया ने पूछा। उनके इस सवाल पर अनिका ने कहा, रोहित के साथ ना रहने का फैसला। ये सुनते ही करण गुलेरिया के होश उड़ गए।